अब देखो एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 हम पढ़ा दिए हैं, ठीक है, रियल नंबर का। अब 1.3 का जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट तुमको बताया जा रहा है। इसमें सबसे पहले तुमको पढ़ना है को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स मीन्स क्या होता है? सह अभाज्य संख्या। क्या होता है? सह अभाज्य संख्या। यहाँ पे बोर्ड पे देखो, सह अभाज्य संख्या क्या होता है? यदि a और b दो धनात्मक पूर्णांक हो, a और b क्या हो? दो धनात्मक पूर्णांक हो, और उसका HCF निकाले। कौन चीज? HCF यानी मौसा। अगर HCF एक आ जाए तो समझ जाओ कि वह क्या है? को प्राइम नंबर है, सह अभाज्य संख्या है। जैसे इसका डिफिनीशन होगा कि यदि a और b क्या हो? दो धनात्मक पूर्णांक हो, दो धनात्मक पूर्णांक हो। यदि HCF ऑफ A एंड B, HCF ऑफ A एंड B क्या हो? एक हो, तब A और B को क्या कहते हैं? तब A और B को सह अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? सह अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देख लो, तुमसे पूछा जाएगा कि क्या 7 और 10 सह अभाज्य है? सह अभाज्य है? तो सुनो, तुमको चेक करना है कि सह अभाज्य है या नहीं है। तुम क्या करना, दोनों का HCF निकाल लेना, यानी मौसा निकाल लेना। मौसा निकालने का दो विधि होता है, एक भाग विधि और एक अभाज्य गुणनखंड विधि। भाग विधि से देख लो, तुम्हारा 10 सबसे बड़ा है, इसमें 7 से भागा दो, 7 है कम, 10 में 7 घटेगा। अब 3 के आगे 7 रखेगा, 3 दूना 7 में 6 घटेगा 1। अब 1 के आगे 3 रखेगा, 1 तिहाई, 0 शेषफल आ गया। इसका HCF कितना आ रहा है? तो HCF अगर 1 आ जाए तो कह देना कि क्या है? सह अभाज्य संख्या है। अगर HCF 1 नहीं है तो सह अभाज्य संख्या नहीं है। इसका दूसरा मेथड यह भी हो सकता है, 7 और 10 ना है तो 7 को तो हम लिख सकते हैं 1 × 7 और 10 को लिख सकते हैं 2 × 5। तो 5 या 10 हो जाएगा। तो बताओ, दोनों में कुछ कॉमन हो रहा है? कुछ कॉमन नहीं होता है ना, तो मल्टीप्लाई 1 लिख के क्या कॉमन कर लेते हैं? 1 कॉमन कर लेते हैं। तो इसका कॉमन फैक्टर बताओ तो। कॉमन फैक्टर 1 है। कॉमन फैक्टर को हिंदी में क्या कहते हैं? उभयनिष्ठ गुणनखंड। क्या कहते हैं? उभयनिष्ठ गुणनखंड कहते हैं। इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है? 1 है, 1 है। तो सह अभाज्य संख्या का डिफिनीशन तुम ऐसे भी बोल सकते हो कि यदि दो धनात्मक पूर्णांकों का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो? 1 हो, तब उसे क्या कहते हैं? सह अभाज्य संख्या कहते हैं। अच्छा बताओ, अगर किसी दो धनात्मक पूर्णांक का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है तो क्या वह सह अभाज्य संख्या है? नहीं है। अगर दोनों में 2 कॉमन हो जाएगा तो क्या वह सह अभाज्य संख्या है? नहीं है। अगर दोनों में 3 कॉमन हो जाएगा तो क्या वह सह अभाज्य संख्या है? नहीं है। जैसे A या B दे देगा, कहेगा 2 × 3 × 5, ठीक है। इसमें B में दे देगा 2 × 7 × 11। कहेंगे कि बताओ तो A और B सह अभाज्य है? A और B सह अभाज्य है? तो कहेगा कि सर 2 कॉमन हो गया इसका। तो कॉमन फैक्टर कितना हो गया? कॉमन फैक्टर हो गया तुम्हारा 2। तो यह सह अभाज्य नहीं है, सह अभाज्य नहीं है। समझ रहे हो? कॉमन फैक्टर 1 आएगा तो सह अभाज्य होगा। कॉमन फैक्टर 2, 3, 4, 5 कुछ भी है, सह अभाज्य नहीं होगा। कॉमन फैक्टर जब 1 है तो इसका HCF भी तो क्या हो गया? HCF 7 और 10 का क्या हो गया? 1 हो गया। तो 7 और 10 क्या है? सह अभाज्य संख्या है। मतलब कि सह अभाज्य संख्या 1 के अलावा किसी संख्या से विभाजित नहीं होगा। 7 और 10 है, दोनों सह अभाज्य है, तो ये दोनों किससे कटेगा? दोनों 1 से ही कटेगा। दोनों की बात कर रहे हैं, किसी एक की बात नहीं कर रहे हैं।
किसी एक की बात करेंगे तो 7 को कहेगा कि सर 7 1 से भी कट जाएगा, 7 से भी कट जाएगा। 10 की बात करेगा तो 10 किससे कट जाएगा, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 10 से भी कटेगा। तो हम अलग अलग बात नहीं ना कर रहे हैं, दोनों संख्या की बात कर रहे हैं कि दोनों संख्या 1 से कटेगा, इसके अलावा दोनों किसी से नहीं कटेगा। अगर तुम सोचेगा कि सर 2 से तो कट जाएगा, तो 2 से 10 कटेगा लेकिन 7 नहीं कटेगा। समझ में आया? तो ये ऐसी संख्या क्या होते हैं, सअभाज्य संख्या होते हैं। अब दूसरी बात, सअभाज्य संख्याओं का मशक कितना होता है, 1 होता है। 2 अभाज्य संख्या ले लो, वो हमेशा सअभाज्य संख्या आएगा। ऐसे अभाज्य संख्या तुमको पढ़ाया गया है 2 3 5 7 9 नहीं होता है, 11 13 17 19 21 ऐसे ये सब क्या है, अभाज्य संख्या है। इनमें से कौनो 2 ले लो, 2 और 7 ले लिए, सहभाज्य है। 2 और 11 ले लिए, सहभाज्य मिल रहा है। 2 और 21 सॉरी 21 नहीं ना होगा, 23 ना होगा, 2 और 23 ले लिए। तो इसमें से किसी 2 अभाज्य संख्याओं को, अभाज्य संख्याओं की लिस्ट में से अगर रखा जाए तो वह कैसी संख्या होती है, सअभाज्य संख्या, क्योंकि उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होता है, 1 होता है, उसका कॉमन फैक्टर 1 होता है, HCF भी क्या होता है, 1 होता है। सुनो, मान लिया कि 5 ले लिए और इसका 19 ले लिए, 2 अभाज्य संख्या को कहीं से भी उठा के रखेंगे तो क्या मिलेगा हमको, सअभाज्य संख्या। दूसरी बात कि 2 कंसेक्यूटिव नंबर, 2 क्रमागत संख्या हमेशा सअभाज्य संख्या होता है। जैसे तुमसे पूछा जाएगा क्रमागत संख्या 1 2 क्रमागत है, तो 1 2 सअभाज्य संख्या है कि नहीं है, है। 2 3 क्रमागत है, 3 4 क्रमागत है, 11 12 क्रमागत माने लगातार है, कंसेक्यूटिव है ना। इसका HCF निकालोगे कितना आएगा, 1 आएगा। तो क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि 2 क्रमागत संख्याएं होते हैं, एक नंबर में सअभाज्य संख्या, बी नंबर में अभाज्य संख्या, सी नंबर में भाज्य संख्या, ऐसे करके ऑप्शन देगा। तो 2 क्रमागत संख्याएं क्या होते हैं, सअभाज्य संख्या होते हैं, क्योंकि उसका HCF क्या होता है, 1 आता है। समझ में आया, नहीं समझा सब? तो सअभाज्य संख्या के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट पे तुम्हारा प्रूव होगा। √2 √3 √5 जो है अपरिमेय संख्या है ना, उसको प्रूफ करना है तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके प्रूफ करना है। ये जो शॉर्टकट मेथड होता है √2 को प्रूफ करने का, √3 को प्रूफ करने का, वो गलत मेथड होता है, ठीक है। तो शॉर्टकट मेथड भी बताएंगे तुमको हम, अब बताएंगे कि वह किस प्रकार गलत है, ठीक है। चलो इतना नोट कर लो। अब आगे देखो, क्वेश्चन देखो किस तरह से पूछता है। अब एक बात बताओ, 3 और 4 को प्राइम है, सहभाज्य है ना, सहभाज्य संख्या है। क्यों है, क्योंकि इसका HCF क्या आएगा, 1 आएगा। 3 और 4 का HCF 1 आएगा। अगर हम तुमसे पूछेंगे कि LCM बताओ, तो LCM कैसे बताओगे, 3 गुने 4 दोनों में गुना कर देंगे, LCM तुम्हारा आ जाएगा 12। तो 2 संख्याओं का, समझ रहे हो, अगर HCF 1 आ जाए तो LCM निकालने के लिए दोनों संख्या में गुना कर देते हैं। जैसे तुम्हारा 5 और 7 है, इसका HCF कितना आएगा, 1 आएगा, इसीलिए तो सहभाज्य है। तो LCM पूछेंगे कितना होगा, तो आएगा 5 × 7। तो LCM गुना करके कब निकालते हैं, जब HCF कितना हो, 1 हो तब। 2 संख्याओं का, कितने संख्याओं का, 2 संख्याओं का। 3 संख्याओं की बात हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम HCF और LCM के लिए गुना करने के लिए 2 संख्याओं की बात कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो क्वेश्चन पूछता है कि यदि X और Y सहअभाज्य हो, क्या हो, सहअभाज्य हो, तब HCF ऑफ XY इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, HCF को क्या बोलते हैं, GCD भी बोलते हैं, GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर।
ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। समझ रहे हो? जीसीडी ऑफ एक्स वाई पूछ दे, चाहे एचसीएफ ऑफ एक्स वाई पूछ दे, कैसे निकालोगे? इसमें ऑप्शन रहेगा तुम्हारा 1 0 एक्स वाई एक्स माइनस वाई। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बताओ? ऐसा क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा गया है। ठीक है, एक्स और वाई को बता रहा है सहअभाज्य, एचसीएफ पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा? सहअभाज्य जहाँ कह दिया वहाँ एचसीएफ हम क्या मारेंगे? 1 मारेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन रहेगा यदि एक्स और वाई पी और क्यू कुछ भी दे सकता है, ए और बी, यदि एक्स और वाई क्या हो? सहअभाज्य हो, तब एलसीएम ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू व्हाट? एक्स है, वाई है, सी नंबर में एक्स वाई वाई है और डी नंबर में एक्स वाई है। एलसीएम कैसे निकालते हैं? सहअभाज्य वाला का एलसीएम गुना करके निकालते हैं। हाँ, तो एक्स गुने वाई तुम्हारा क्या हो जाएगा? एक्स वाई। डी नंबर यह तुम्हारा क्या है? एलसीएम है। समझ में आया? तो इस टाइप का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इसको नोट कर लो। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है? इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। टॉपिक क्या है? इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होता है? किसी भी वास्तविक संख्या का दशमलव विस्तार, ठीक है, अगर अशांत अनावर्ती हो तो वह अपरिमेय संख्या होता है। समझ रहे हो? वास्तविक संख्या को हम कैसे पहचानेंगे कि अपरिमेय है? उसके दशमलव विस्तार से। कौन चीज से पहचानते हैं? दशमलव विस्तार से तुम बहुत आसानी से पहचान सकता है कि यह अपरिमेय संख्या है या परिमेय संख्या है। डिफिनीशन लिखा हुआ है द नंबर्स, मतलब कि वैसी संख्याएं। द नंबर्स मतलब वैसी संख्याएं that are expressible as non terminating and non repeating decimals, जिसको किसमें व्यक्त किया जा सके? नॉन टर्मिनेटिंग, अशांत अनावर्ती, ठीक है, दशमलव के रूप में व्यक्त किया जा सके, उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसका दूसरा वाला भी डिफिनीशन है, वैसी संख्या जो पी बाई क्यू के रूप का नहीं हो, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक संख्याएं हो और क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन यह डिफिनीशन जो तुम्हारा है यह सटीक डिफिनीशन है। समझ रहे हो? वैसी संख्याएं जिसका दशमलव विस्तार क्या हो? अशांत अनावर्त हो, या वैसी संख्याएं, ठीक है, जिसको दशमलव के अशांत अनावर्त रूप में व्यक्त किया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। देखो बहुत ऐसा दशमलव होता है जो शांत होता है और बहुत ऐसा होता है जो अशांत होता है। जैसे 1.25 है, यह तो शांत है, टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग ना है। बहुत ऐसा होता है जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। नॉन टर्मिनेटिंग जैसे 1.33 है और 1.01, 011, 011, 041 डॉट डॉट डॉट। जब तक डॉट 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 नहीं डालेंगे तब तक ही नॉन टर्मिनेट नहीं होगा। तो तुम कहेगा कि सर ये तो रिपीट कर रहा है, लेकिन यह रिपीट नहीं कर रहा है। समझ रहे हो? यह रिपीट कर रहा है, 1.3 पे रेकरिंग लिख देगा, रिपीट कर ना रहा है, तो इसमें तो रेकरिंग सेट हो जाएगा। रेकरिंग को डॉट द्वारा भी लिखते हैं। समझ रहे हो ना? इस पे रेकरिंग सेट करो तो कहेगा 0-1 पे सेट कीजिए, तो 0-1, फिर 0-1, फिर 10 आ गया। केवल 0-1 ना आना चाहिए। फिर सोचेगा कि 3 गो पे सेट कीजिए, 0-1-0, तो फिर क्या आना चाहिए? 0-1-0। ऐसा आ रहा है। कितना हूँ कोशिश करेगा, इस पे रेकरिंग नहीं आएगा। तो यह जो तुम्हारा डेसिमल एक्सपेंशन है, यह किस प्रकार का है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। अशांत तो है ही, लेकिन आवर्ती है कि अनावर्ती है? अनावर्ती है, उस पर रेकरिंग नहीं आएगा। तो इसीलिए यह क्या है? अपरिमेय संख्या है। कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या। बताओ
अगर तुमसे पूछा जाए 1.3 पे रेकरिंग क्या है, तो परिमेय संख्या है। रेकरिंग वाले संख्या को क्या कहोगे? परिमेय संख्या। बिना रेकरिंग वाले संख्या को अपरिमेय संख्या। जैसे 2.5 है 1 है, फिर 5 है डबल 1 है, 5 है ट्रिपल 1 है, 5 है और डॉट 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 भी है। डॉट 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 अगर नहीं रहेगा ना तो इधर टर्मिनेट हो गया, परिमेय संख्या हो गया। डॉट 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 जब डाल देंगे तो कहेंगे इस पे तो रेकरिंग आएगा ही नहीं, रेकरिंग आएगा इस पे, तो यह कैसी संख्या है तुम्हारा? अपरिमेय संख्या है। समझ रहे हो? अब इसमें जो रूट 2 रूट 3 जितना भी संख्या होता है, धनात्मक पूर्णांक संख्या, उसमें कुछ संख्याएं पूर्ण वर्ग होते हैं और कुछ संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं होते हैं। जैसे देखो 1 क्या है? पूर्ण वर्ग है। 4 क्या है? पूर्ण वर्ग है। परफेक्ट स्क्वायर है। क्या है? परफेक्ट स्क्वायर। समझ रहे हो ना? 1 तुम्हारा पूर्ण वर्ग है। क्या है? पूर्ण वर्ग है। 4 भी तुम्हारा पूर्ण वर्ग है। 9 क्या है? 16 पूर्ण वर्ग है। 5 का स्क्वायर 25, 6 के स्क्वायर 36, 7 के स्क्वायर 49। यह सब कैसी संख्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। रूट 1 परिमेय संख्या है, रूट 4 परिमेय संख्या है, रूट 9 परिमेय संख्या है, रूट 16, रूट 25, रूट 36, रूट 49, यह तुम्हारा कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। समझ रहे हो? नहीं समझा? अब इसके बाद एक होता है नॉन परफेक्ट स्क्वायर, जो पूर्ण वर्ग नहीं हो। जैसे 1 तो पूर्ण वर्ग है लेकिन 2 पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग नहीं वाला संख्या लिख लो। पूर्ण वर्ग नहीं जो है उसका लिस्ट बनाओ। 2 पूर्ण वर्ग है, 3 पूर्ण वर्ग है, 4 तो है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 तुम्हारा है, 10 नहीं है, 11 नहीं है, 12 नहीं है, 13 नहीं है, 14 नहीं है, 15 नहीं है, 16 है, 17 नहीं है, डॉट डॉट डॉट। समझ रहे हो? तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे ना तो अपरिमेय संख्या आएगा। जो संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं होते हैं, ठीक है, उसका वर्गमूल क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। रूट 3 भी क्या होगा? अपरिमेय। रूट 5, रूट 6, रूट 7, रूट 8, रूट 10, रूट 11, रूट 12, यह सब कैसी नंबर है? इरेशनल है। कैसा नंबर है? अब कोई पूछेगा कि रूट 2 अपरिमेय संख्या है, क्यों? ठीक है, रूट 2 तुमसे पूछा जाए कि बताओ अपरिमेय संख्या है तो क्यों है, तो कहेंगे कि आप रूट 2 का क्या लिखिए? दशमलव प्रसार लिखिए। आपको पता चल जाएगा कि रूट 2 अपरिमेय संख्या क्यों है। क्योंकि रूट 2 का जब हम दशमलव वाला वैल्यू निकालेंगे, भाग विधि से वर्गमूल पढ़ा होगा कौन से क्लास में? 8 क्लास में। तो देखो यहाँ पे 1 से लगेगा, 1 एकम 1, यहाँ पे लिख देंगे। इधर जोड़ते हैं, भाग विधि से वर्गमूल निकालते हैं, तो 1 और 1 2, इसको घटाएंगे, 2 में से 1 घटेगा 1, यहाँ दशमलव देंगे तो क्या आएगा? 00। अब इसमें कौन सा नंबर सटाए कि इसके करीब चला जाए? 1 सटाएंगे तो नहीं होगा, 1 सटाएंगे तो 21 से कम 21, 100 ना है। 2 सटाएंगे तो 22 दूना 44, 3 सटाएंगे 23 तिया 69, 4 सटाएंगे तो 4 से गुना करना होगा, जितना सटाओगे उतना ही से, तो 24 चौका 96, ठीक है, 24 से 4 28, आई घटेगा, फिर ऑटोमेटिक 00 आएगा। फिर यहाँ पे नंबर रखो, 1 रखना होगा, 2 रखेगा तो वो तो 500 से ज़्यादा हो जाएगा, 400 ना है यहाँ पे। तो इस तरह से जब तुम निकालोगे इसका क्या? दशमलव वाला मान, तो तुम्हारा जिंदगी खत्म हो जाएगा। लेकिन इस पे दशमलव वाले मान पे कभी रेकरिंग नहीं आएगा। समझ रहे हो? रेकरिंग नहीं आता है, यानी कि इसका दशमलव विस्तार कैसा होता है? नॉन टर्मिनेट एंड नॉन रिपीटिंग होता है। ऐसे तुम कितना अंक तक ज़्यादा से ज़्यादा निकालेगा? 10 अंक तक, उसके बाद व्याकुल होकर छोड़ देगा। सुपर कंप्यूटर से इस सब का वैल्यू निकाला जाता है, रूट 2 का, लाखों अंक तक, ठीक है। फिर भी गणितज्ञ देखा कि उस पर क्या नहीं आ रहा है? रेकरिंग नहीं आ रहा है, इसलिए तो रूट 2 को क्या माना जाता है? अपरिमेय संख्या।
√3 को क्या माना जाता है? अपरिमेय संख्या। √5 अपरिमेय। √6 अपरिमेय। उसका दशमलव विस्तार क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है। समझ रहे हो? क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है। तो जो पूर्ण वर्ग नहीं होते हैं उसके वर्गमूल क्या होते हैं? परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या? अपरिमेय संख्या होते हैं। उसके बाद जो है ये तुम्हारा पाई जो है अपरिमेय संख्या है। ठीक है, पाई क्या है? पाई इज इरेशनल वाइल 22/7 22/7 इज इरेशनल। कह रहा है पाई इज इरेशनल। ठीक है, ऊपर आ रहा है ना वीडियो में, while 22/7 इज रेशनल। अब बहुत लड़का इस कंफ्यूजन में पड़ा रहता है कि पाई का ही मान 22/7 होता है, तो एकरा के अपरिमेय कहते हैं और इसको परिमेय कहते हैं। क्यों कहते हैं? ठीक है, इसका जवाब है कि पाई का जो मान है 22/7 यह लगभग वाला मान है। पाई का मान 22/7 है, यह लगभग मान है कि पूरा एग्जैक्ट वैल्यू है? लगभग वाला मान है। 22 में 7 से भागा देगा तो दशमलव विस्तार जो आएगा उस पर रेकरिंग सेट हो जाएगा। लेकिन पाई का मान जब सुपर कंप्यूटर द्वारा निकाला गया, ठीक है, पाई का मान सुपर कंप्यूटर द्वारा निकाला गया तो उस पर रेकरिंग आया कि नहीं आया? मिलियनों अंक तक निकाला गया। दशमलव के बाद कई गो अंक निकाला गया? पाई का मान निकाला गया दशमलव के बाद 10 लाख अंक निकाला गया, फिर भी उस पर क्या नहीं आया? रेकरिंग नहीं आया। इसीलिए पाई क्या है? अपरिमेय। हम काम चलाने के लिए किसका यूज करते हैं? 22/7 का, जो कि एक क्या है? परिमेय संख्या है। तो मन में से यह डाउट हटा देना कि 22/7 अपरिमेय है। 22/7 तुम्हारा क्या है? परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। और पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। पाई अपरिमेय। कोई पूछेगा पाई अपरिमेय संख्या क्यों है? तो क्योंकि पाई का दशमलव विस्तार नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है। क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है। तो जिसका दशमलव विस्तार नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो वह कैसी संख्या होता है? अपरिमेय संख्या। समझ में आया? तो अपरिमेय संख्या पहचान लेगा। सुनो, जब पाई अपरिमेय संख्या है तो पाई के साथ कुछ भी है, π/2, π/3, π/4, π/5, ये सब क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। 2π, 3π, 4π, 5π, 6π, यह सब क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो हम स्कैन करके वीडियो में डाल देंगे कि पाई का वैल्यू जो होता है मिलियनों अंक तक का जो वैल्यू है उसको हम स्कैन करके इसमें डाल देंगे, तुम देख लेना। ठीक है, चलो लिखो। अब देखो यह जो थ्योरम तुमको दिखाई दे रहा है, यह थ्योरम एक्सरसाइज 1.3 के लिए है, जिसमें प्रूफ करना है कि सिद्ध करो कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। और इसके एग्जाम्पल में है √2 और √3। तो सुनो, अगर तुम सही प्रूफ करना चाहते हो √2 को, √3 को, √5 को, समझ रहे हो, तो उसके लिए इस थ्योरम को तुमको समझना होगा। अभाज्य संख्या तो तुम जानता है कि अभाज्य संख्या क्या होता है? अभाज्य संख्या होता है तुम्हारा जिसके पास केवल 2 गुणनखंड हो, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, ... यह अभाज्य संख्या है। तो कह रहा है थ्योरम कि मान लीजिए कि P एक क्या है? अभाज्य संख्या है। यदि P a² को विभाजित करती है तो P a को भी क्या करेगा? विभाजित करेगा। सुनो, मान लिए कि 2 एक अभाज्य संख्या है और 2 विभाजित कर रहा है 8 के स्क्वायर के, 10 के स्क्वायर के। 10 के स्क्वायर के कटा देगा कि ना? 10 के स्क्वायर 100 होता है, 100 में 2 से भागा दो तो पूरा विभाजित कर देगा। तो अगर 2 विभाजित करता है, लाइनवा को पढ़ेंगे क्या? विभाजित करता है 10 के स्क्वायर को, तो इसीलिए 2 10 को भी तो विभाजित कर देगा।
है? थ्योरम यही कहना चाह रहा है। सुनो, ये तो 50 मरतबे कटा देगा, और 10 में अगर 2 से भागा देगा तो 5 मरतबे कटा देगा। कोई दूसरा ले लो, जैसे 3 एक अभाज्य संख्या है, और समझो कि 3 12 के स्क्वायर को पूरा पूरा विभाजित कर दे रहा है, तो 12 के स्क्वायर होता है 144। 144 में 3 से भागा देगा तो पूरा पूरा कट जाएगा। तुम भागा दे के चेक कर लो, 12 के स्क्वायर 144 होता है, 3 से भागा दो, 3 चौका 12, 3 आठे 24। बोर्ड पे देखो, बात मत करो, ठीक है? पूरा पूरा विभाजित कर दे रहा है ना, तो 3 12 को भी तो कटा देगा, है? कटा देगा। अब इसमें अगर तुमसे पूछा जाए कि बताओ क्या 2 10 का गुणनखंड है, तो कहेगा कि सर गुणनखंड क्या होता है? पूरा पूरा विभाजित कर देता है तो गुणनखंड होता है, अब पूरा पूरा विभाजित नहीं करेगा तो गुणनखंड। 10 में तुम 2 से भागा दो, 2 बचे, पूर्णतः विभक्त कर दिया, तो 2 क्या है? गुणनखंड है किसका? 10 का। तो सुनो, यहाँ पे तुम क्या लिखेगा, खूब ध्यान से समझो। 10 का गुणनखंड 2 है, 10 का गुणनखंड 2 है। समझ में आ रहा है? अगर तुमसे पूछा जाए कि बताओ क्या 3 10 का गुणनखंड है, ठीक है? क्या 3 10 का गुणनखंड है, तो 10 में 3 से भागा देगा, 3 तिहाई। 10 का गुणनखंड 3, भाग देने से पता चल ना जाता है कि गुणनखंड है या नहीं है। समझ में आया? तो नहीं है। इसी प्रकार क्या 3 12 का गुणनखंड है? यानी 12 का गुणनखंड क्या है? 12 का एक गुणनखंड 3 है, 12 का बाकी भी गुणनखंड होगा, लेकिन उसमें से एक क्या है? 12 का एक गुणनखंड 3 है कि नहीं है? तो क्वेश्चन कह रहा है कि P एक अभाज्य संख्या है। P क्या है? अभाज्य संख्या है। अब विभाजित कर रहा है किसको? a स्क्वायर को। यहाँ पे लिखते रहे, P एक तुम्हारा अभाज्य संख्या है, विभाजित कर रहा है किसको? a स्क्वायर को। तो इसीलिए P a को भी विभाजित करेगा। P जब a स्क्वायर को कटा दिया तो P a को कटाएगा कि नहीं कटाएगा? कटाएगा ना। अतः a का गुणनखंड क्या है? P है। 10 का गुणनखंड ना 2 लिख रहा है, तो इसमें a का गुणनखंड क्या लिखेंगे? P लिखेंगे। a का एक गुणनखंड क्या है तुम्हारा? एक गुणनखंड P है। बस इस थ्योरम को इतना ही समझना है। इतना अगर समझ में आ गया तो √2, √3 और √5 जितना भी अभाज्य संख्या का वर्गमूल है, हाँ, उसको अपरिमेय संख्या जो सिद्ध किया जाता है तुमको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो अब देखो क्वेश्चन क्या है। सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो भाई √2 तो अपरिमेय संख्या है ही, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि 2 क्या है? पूर्ण वर्ग नहीं है। अपूर्ण वर्ग जो नहीं रहता है उसका वर्गमूल क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। इसका जब वर्गमूल निकालेंगे, इसका जब दशमलव विस्तार लिखेंगे तो क्या आएगा? अशांत अनावर्त आएगा। तो जब कोई चीज अपरिमेय रहे और मतलब कि और उसको अपरिमेय ही प्रूफ करना हो तो क्या करते हैं? उसका उल्टा मान लेते हैं। ठीक है, जैसे समाज में अगर कोई व्यक्ति चोरी करता है, ठीक है, तो उस पर क्या होता है? पंचायत बैठता है ना, और चोर कहता है कि हम चोर नहीं हैं, लेकिन सारा समाज जानता है कि वो क्या है? चोर है। तो पंच कहेगा कि ठीक है भाई तुम चोर नहीं है। वो पहले मान लेगा कि तुम चोर नहीं है, क्या है? साध है। फिर पंच सब प्रूफ पेश करेगा, इतना समय से इतना समय तक कहाँ था, वहाँ क्या काम करने गया था, यहाँ क्या काम करने गया था, पकड़ा जाएगा। वो अपने आप कहने लगेगा कि हजूर हम चोर हैं, कहा ना कहने लगेगा। वही कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई हो रहा है होगा। √2 एक अपरिमेय संख्या है, तुम पंच बन जाओ, इसको क्या मान लो? परिमेय संख्या। ये तो अपरिमेय संख्या है, तुम जानते हो। ठीक है, तुम जान रहे हो कि यह क्या है? अपरिमेय संख्या है।
लेकिन इसको हम क्या मान के प्रूफ करेंगे, परिमेय मान के प्रूफ करेंगे। देखो ये इसका जो मेथड है ना, यह मेथड तुम्हारा क्या है, लॉन्ग मेथड से प्रूफ होगा, शॉर्टकट मेथड से भी प्रूफ होता है, जो कि छौड़ादानों में बहुत कोई गलत पढ़ाता है। बगल में है मुन्नी बदनाम हुई, कहा यो गलती ये पढ़ाता है, और उधर है एक्शन जंक्शन एजे वो गलती ये पढ़ाता है। उसे तो हमको झगड़ा हो गया था, गलती पढ़ाया था। हम बोले कि ठीक है तुम अपने सॉल्यूशन पे क्या करो, अपना सिग्नेचर लिख के भेजो। अभी तक नहीं भेजा है, अभी तक वो अपना सिग्नेचर करके वो अपना सॉल्यूशन नहीं भेजा है। गलती ये पढ़ा था, इस साल भी गलती ये पढ़ा दिया, लेकिन गलती ये पढ़ाया है। एक बार आया है उधर पटना से छौड़ादानों में पढ़ाने, आर के सर, वो गलती ये पढ़ाता है। बहुत कोई मतलब कि 80% टीचर है ना, शॉर्टकट के चक्कर में इसको गलती पढ़ा देता है। यह है लंबा, इसका जो सॉल्यूशन है ना ये बहुत लंबा है, लेकिन 3 को अगर हम प्रूफ करवा देंगे, √2, √3, √5, तुमको आसानी से समझ में आ जाएगा। समझ में आया? इसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट है, इसीलिए कोई इसको लॉन्ग मेथड से नहीं समझाना चाहता है। तो देखो तुम शॉर्टकट मेथड से मत बनाना, वो गलत होता है। लॉन्ग मेथड से बनाना है। 2 नंबर में पूछे चाहे 5 नंबर में पूछे, 2 नंबर में पूछेगा तो हम गलत बना देंगे शॉर्टकट के चक्कर में। अब देखो माना कि √2 एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। समझ गया? तो एक बात बताओ, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसको p/q के रूप में लिखा जा सके, उसी को ना परिमेय संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे लिखेगा √2 बराबर p/q। अतः इसलिए जब परिमेय संख्या मान लिए तो √2 बाटा में लिखाएगा। भाई उठा चोर उसको साध मान लिए तो प्रूफ पेश करना होगा ना। यहाँ पे इसका जो कंडीशन है वह लिख देना कि जहाँ p और q क्या हो, पूर्णांक संख्याएं हैं, संख्याएं हैं, और q डज नॉट इक्वल टू 0। समझ में आया? q डज नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है। देखो कोई भी संख्या अगर बाटा में रहे तो नीचे अगर 0 आ जाता है ना तो नॉट डिफाइंड हो जाता है, मतलब कि उसका कोई डिफिनीशन ही नहीं होता है। जैसे 0/5 है तो ठीक है 0 आएगा, लेकिन अगर 5/0 हो जाए तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड मतलब अपरिभाषित, अपरिभाषित मतलब जिसका कोई परिभाषा ही नहीं हो क्या। तो इसीलिए कंडीशन लगा दिया जाता है कि नीचे क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। q नीचे ना है तो q डज नॉट इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है? अब बताओ, मान लिए कि तुम कोई मैथ बना रहा है और उसका आंसर आ गया 10/15, तो आंसर लास्ट में जाके आंसर देखेगा तो 10/15 तुमको मिलेगा? नहीं मिलेगा। कटा के 5 दूना 5 तिहाई, आंसर में 2/3 ना रहेगा। तो कोई भी भिन्न हो उसको किस फॉर्म में लिखा जाता है, सरलतम रूप में लिखा जाता है। अभी जो 10/15 है ये सह अभाज नहीं है, लेकिन जब कट जाएगा तो सह अभाज आएगा। 2 और 3 सह अभाज संख्या है कि नहीं है? 2 और 3 सह अभाज संख्या है, क्योंकि 2 3 का HCF कितना होगा, 1 होगा। इसमें बहुत कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, ठीक है। इसीलिए इसका जो लॉन्ग मेथड है इस पर ध्यान दो, जरूर समझ में आएगा। 2 3 सह अभाज है क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म में है, सरलतम रूप में है। 10 और 15 सह अभाज नहीं है, तो ये आंसर तुमको आंसर शीट में नहीं मिलेगा, यह ना मिलेगा। समझ रहे हो? तो जैसे p/q फर्स्ट टाइम आया है, √2 को जब हम परिमेय मान लिए हैं तो ये बाटा में आ गया है p/q। हो सकता है p/q कट जाए, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक बार और लिखेंगे, माना कि p/q का सरलतम रूप, सरलतम रूप माने कट गया है p/q। फर्स्ट टाइम p/q आया है, फर्स्ट टाइम क्या आया है, p/q आया है। माना कि p/q का सरलतम रूप क्या है, a/b है। तो जब a/b है तो a या b कट के आया है तो ये क्या हो जाएगा, सह अभाज्य संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हो
रूट 2 बराबर a बटा b लिख सकते हैं। भाई p बटा q कट के कितना आ गया, तो लास्ट में जब कट के आया है तो यहाँ पे क्या लिखेगा, जहाँ a और b तुम्हारा क्या हो जाएगा, अब सह अभाज्य संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सह अभाज्य संख्याएं हैं। क्यों है, क्योंकि कट के आया है तो इसका HCF और a और b का क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। सहअभाज्य है ए भाई 10 बटा 15 है, तो ये सहअभाज्य नहीं ना है। कट के आएगा 5 दूना 10 5 3 15 2 बटा 3, यह सहअभाज्य है। तो इसका 2 और 3 का HCF क्या आएगा, 1 आएगा। इसका HCF 1 नहीं आएगा। अब लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। क्या लिखोगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर। जब दोनों तरफ वर्ग करेगा तो इधर रूट 2 है, लेफ्ट में है, लेफ्ट में भी स्क्वायर और राइट में भी स्क्वायर है। पहले समझ लो, ठीक है, बहुत आसान है ये। पहली बार तुमको थोड़ा जटिल लगेगा, लेकिन 2 को 3 को जब बना देंगे ना, कहेगा कि सब तो एक ही जैसा है। ठीक है, अब रूट 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2। आई तुम्हारा a बटा b का स्क्वायर है, ये हो जाएगा a स्क्वायर डिवाइडेड बाई b स्क्वायर होगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 से b स्क्वायर में 2b स्क्वायर बराबर, और जहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करना वहाँ समीकरण 1 मान लेना। अब बताओ, अब कहेगा कि सर 2b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, तो b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बटा 2 है। समझ में आया, b स्क्वायर बराबर गुना 2 इधर जाके बटा 2 हो जाएगा कि ना। अब एक बात देखो, 2 क्या है, अभाज्य संख्या है कि भाज्य संख्या, 2 एक अभाज्य संख्या है। 2 अभाज्य संख्या होता है ना। अगर हम कहेंगे कि इधर 10 के स्क्वायर है बटा 2 है, और इधर क्या है 10 के स्क्वायर 100 है, 100 में 2 से 50, तो कहेगा कि सर इसका मतलब ये 2 जो है ना एक पूरा पूरा कटा दिया है, तभी ना बराबर में कुछ ना कुछ आया है, तभी ना बराबर में कुछ ना कुछ आया है। तो a स्क्वायर में भागा दिए हैं 2 से, तो कट के क्या आ गया है, b स्क्वायर। समझ में आया, यानी 2 क्या कर दे रहा है, a स्क्वायर को पूरा पूरा विभाजित कर दे रहा है। क्यों कर दे रहा है, क्योंकि a स्क्वायर में जब 2 से भागा दिए हैं, a स्क्वायर में किससे भागा दिए हैं, तो आंसर कितना आया है, b स्क्वायर। यह स्टेटमेंट कह रहा है, कथन कह रहा है। समझ में आया, तो क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखना होगा, थोड़ा लॉन्ग है। समझ में आया ना। 2 एक अभाज्य संख्या है। 2 क्या है, 2 एक, ए भाई 2 क्या है, अभाज्य संख्या है। 2 एक अभाज्य संख्या है, और 2 विभाजित कर रहा है किसको, a स्क्वायर को। 2 विभाजित कर रहा है a स्क्वायर को, कटा दे रहा है। तो इसीलिए 2 विभाजित करेगा a को, 2 किसको विभाजित करेगा, a को, तो कहेगा कि a का एक गुणनखंड 2 है। a का एक गुणनखंड कितना है, पहले बताया है ना। जब a का एक गुणनखंड 2 है तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2m। यहाँ पे फिर एक बार मानना होगा, माना कि a बराबर 2m। अब 2 को प्रूफ कर रहे हैं तो 2m मानेंगे, 3 को प्रूफ करना है तो 3m मानेंगे, 5 को प्रूफ करना है तो 5m मानेंगे। अब तुम कहेगा कि क्यों मान रहे हैं, तो कारण देख लो। मान लिए अगर तुमसे पूछा जाए कि क्या 2 10 का गुणनखंड है, तो तुम कहेगा कि सर ये तो है, 10 में 2 से भागा दीजिए, 2 बचे, तो इसमें शेषफल नहीं ना बचेगा। 10 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 5, जहाँ 5 क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। 5 क्या है, शेषफल नहीं ना कुछ बच रहा है, 1 2 3 4 5 नहीं ना बच रहा है। भाज्य बराबर भाजक गुने भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है, तो शेषफल तो यहाँ 0 है।
समझ रहे हो? तो 10 बराबर 2 गुने 5 लिख रहा है। आई कह रहा है ए का गुणनखंड 2 है, ए का जो गुणनखंड है वो क्या है? 2 है। तो यहाँ पे हम m कोई, हमको तो मालूम नहीं है कि ये स्पेशल संख्या कौन है। यहाँ पे m एक क्या मान लेंगे? धनात्मक पूर्णांक मान लेंगे। तो a बराबर क्या लिखेंगे? 2 गुने m लिख सकते हैं। भाई जब गुणनखंड है तो कटाइए देगा। a का गुणनखंड 2 है तो 2 a को कटा देगा कि नहीं? 2 से भागा देंगे a में, तो शेषफल कितना आएगा? 0। किसी न किसी संख्या से कटेगा। मान लिया कि किससे कट रहा है? m से। तुम्हारा मर्जी, तुम x मान लो, p मान लो, q मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है। क्या 2 10 का गुणनखंड है? हाँ है। क्यों है? क्योंकि 10 में 2 से भागा दे रहे हैं, शेषफल आ गया है 0 है। तो ये तो कह रहा है पहले ही कि a का गुणनखंड 2 है। क्या कह रहा है? इसमें बहुत लोचा है, ठीक है, बहुत कॉन्सेप्ट है इसमें। इसको अगर समझना है तो खूब सावधानी से मेरा बात सुनो और समझो। तो जब a का गुणनखंड 2 है तो a में हम भागा देंगे 2 से, तो शेषफल कितना आएगा? 0 आएगा। अब भागफल कुछ ना कुछ आएगा, तो कुछ ना कुछ आएगा, वो हमको मालूम नहीं है कि भागफल क्या आएगा। उसको m मान लिए, तुम x मान लो, y मान लो, z मान लो, कुछ भी मान सकते हो ना। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, माना कि a बराबर 2m, अगर रहता a का गुणनखंड 3 है तो a में 3 से भागा देते तो शेषफल 0 आता। तो यहाँ पे m लिखते तो a बराबर क्या हो जाता? 3m ना होता है? अगर होता a का गुणनखंड 5 है तो गुणनखंड है तो शेषफल तो 0 जरूर आएगा, और यहाँ पे कुछ ना कुछ भागफल जरूर आएगा। तो a बराबर क्या लिखाएगा? 5 गुने m प्लस 0, 5m। समझ रहे हो कि नहीं? तो 2 वाला प्रूफ करेंगे तो 2m, 3 वाला प्रूफ करेंगे तो 3m, 5 वाला प्रूफ करेंगे तो 5m, ऐसा हो जाएगा। अब इसमें ध्यान दो, समीकरण 1 से तुमको नीचे ऊपर करके लिखना है, बोर्ड पे स्पेस नहीं है इसलिए हम साइड बाई साइड लिख रहे हैं। समीकरण 1 कह रहा है 2b² बराबर a², 2b² बराबर, अब तुम कहेगा कि 2b² बराबर a के बदले में क्या लिखेंगे? 2m। a का मान कितना है? 2m है। अब बताओ 2b² बराबर 2k² 4m², 4m² हो जाएगा। अभी कट जाएगा b² कट जाएगा, 2 एकम 2 2 दूना 4, b² बराबर 2m² है। तो b² गुना 2 इधर जाके कथी कह रहा है? बटा 2 हो जाएगा, यही तुम्हारा हो जाएगा m²। समझ में आया? गुना 2 राइट में जाए, लेफ्ट में जाएगा तो बटा 2 ना हो जाएगा। अब ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इस पे ध्यान दो। अगर तुमसे पूछा जाएगा कि 15 के स्क्वायर है या बटा 3 है, तो 15 के स्क्वायर कितना होता है? 15 15 हुआ 225, और 225 में 3 से भागा दो, 3 सते 21, और 3 पचे 75 मरतबे कट गया है। तो कह रहा है कि 3 एक अभाज्य संख्या है जो 15 के स्क्वायर को पूरा पूरा विभाजित कर दे रहा है। इसका मतलब है कि 3 15 को भी विभाजित कर देगा, पूरा पूरा कर देगा कि ना कर देगा। तो देखो ये स्टेटमेंट कह रहा है कि b² में बटा माने भागा, 2 से भागा दिए हैं तो आंसर कितना आया है? m²। अब पूरा पूरा कट भी गया है, पूरा पूरा कैंसिल भी हो गया है। समझ में आया? तो यहाँ पे तुम लिखेगा, थ्योरम का यूज करो 1.3 का, कि 2 एक क्या है? 2 एक अभाज्य है कि भाज्य है? अभाज्य संख्या है। समझ में आ रहा है? और 2 विभाजित कर रहा है किसको? b² को। सुनो पहले, थोड़ा सा लॉन्ग है, फर्स्ट टाइम में नहीं समझ में आता है। 2 विभाजित, इसीलिए 2 विभाजित करेगा किसको? b को। तो तुम कहेगा कि सर b का एक गुणनखंड क्या है? 2 है। b का एक गुणनखंड 2 है कि नहीं है? b का एक गुणनखंड 2 है। तो यहाँ a का भी गुणनखंड 2 है, अब b का भी गुणनखंड, तो कॉमन क्या हो गया? 2 है। तो यहाँ
ए और बी के कम से कम कितने उभयनिष्ठ गुणनखंड है? ए और बी के पास कम से कम 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड है। भाषा तुम लिख लो। अतः लास्ट में हम लिख सकते हैं कि अतः ए और बी में कम से कम कितने उभयनिष्ठ गुणनखंड है? कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? दिखाई दे रहा है ना इधर? ठीक है, कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। सुनो पहले, यहाँ पे देखो लिखा गया है ए का एक गुणनखंड 2 है, अब बी का एक गुणनखंड 2 है, तो ए या बी दोनों में 2 आ गया, तो कॉमन हो गया 2। और यहाँ पे ए और बी क्या है? सहअभाज्य संख्या है, तो सहअभाज्य संख्या का HCF 1 आता है, ये आ गया कितना? 2। चोर पकड़ा गया का? नहीं पकड़ा गया। आना चाहिए 1, आ गया 2। काहे 2 आ गया? काहे कि ऊपरी गलती मान लिए हैं। समझ में आया? तो यहाँ पे प्रूफ पेश किया जा रहा है। अतः ए और बी में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? 2 है। इसको फ्रेश नीचे ऊपर लिखना है, ठीक है। लेकिन ए और बी में के एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। लेकिन विरोधाभास यह है, क्या? विरोधाभास, विरोध यहाँ पे हो रहा, विरोधाभास माने विरोध आभास। महसूस हो रहा है कि तुमको विरोध हो रहा है यहाँ पे, लेकिन विरोधाभास यह है कि ए और बी में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। किसमें? ए और बी में किसके अतिरिक्त? एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। नीचे दिखाई दे रहा है ना? कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इससे क्या हो गया? विरोध हो गया। इस प्रकार हमारी मान्यता गलत है कि √2 एक क्या है? परिमेय संख्या है। अतः √2 क्या है? अपरिमेय संख्या है। लास्ट में लिख लेना, लास्ट में तुम लिख लेना कि इस प्रकार √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय क्या है? संख्या है। यह कथन क्या है तुम्हारा? यह कथन गलत है। गलत है तभी ना गलती आया है। अतः √2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। इतना समझाना होगा तब जाके ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। प्रूव्ड हो गया, ठीक है। अब बाकी कोई शॉर्टकट में अभी तक 10-15 को हिसाब बता दिया रहता। अब इसको तुम क्या करो, खूब सावधानी से जिस तरह हम लिखा है उस तरह ऊपर नीचे लिखो। इसके बाद हम √3 प्रूफ करा रहे हैं, समझ में आ जाएगा। अब देखो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। इस सब के पहले जानते हो क्या लिख दिया है? प्रमेय लिख दिया है। प्रमेय इसलिए लिख दिया है क्योंकि यह एक पैटर्न है। इस पैटर्न में तुम देखो केवल नंबर बदल देगा, तुम्हारा प्रूफ हो जाएगा। सभी पैटर्न वही जो √2 वाला पैटर्न था ना, सब हम उसी का कंसेप्ट इसमें डालेंगे। क्या डालोगे? इसका सॉल्यूशन में लिखेंगे कि माना कि √3 एक क्या है? परिमेय संख्या है। हाला मत करो, ऐसा लिखे थे पहले वाला में लिखे थे √2 एक परिमेय संख्या है। अब इसमें क्या लिखेंगे? √3 एक परिमेय संख्या है। तो √3 को क्या लिख दोगे? P/Q। √3 को क्या लिखेंगे?
P बाई Q। और नीचे कंडीशन डालना होगा कि जहां P और Q क्या है, ए भाई P और Q क्या है, पूर्णांक संख्याएं हैं, पूर्णांक संख्याएं हैं और Q डज नॉट इक्वल टू 0 है। समझ रहा है? उसके बाद बताओ, फिर एक बार और लिखेंगे, माना कि P बटा Q का सरलतम रूप, कौन सा रूप, सरलतम रूप A बटा B है, यानी P बटा Q कट के कितना आ गया, A बटा B। अब देखो सेम टू सेम है, √3 इज इक्वल टू A बटा B लिख देंगे। अरे पहले जैसा है नहीं है, √3 को A बटा B लिख देंगे और नीचे क्या लिखोगे, जहां A और B क्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं। A और B तुम्हारा सहअभाज्य संख्याएं हैं। समझ रहा है ना? अब देखो क्या लिखा गया था, दोनों तरफ वर्ग करने पर जो √2 में लिखे हैं वही √3 में लिख रहे हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, बस केवल 2 के बदले में 3 लिख दिए हैं। तो दोनों तरफ वर्ग करेगा तो इधर √3 का स्क्वायर हो जाएगा, इधर A बटा B का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, √3 का स्क्वायर बताओ, A स्क्वायर बाई B स्क्वायर हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 3B स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा ना, सेम टू सेम है। अब उसके बाद बताओ क्या लिखोगे, B स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर डिवाइडेड बाई A स्क्वायर बटा 3 हो जाएगा। अब 3 एक क्या है, अभाज्य संख्या है, यहाँ पे लिखेंगे कि 3 एक अभाज्य संख्या ना है, क्या है तुम्हारा, अभाज्य संख्या है। समझ रहे हो? 3 विभाजित कर रहा है, किसको, A स्क्वायर को, इसीलिए 3 विभाजित करेगा A को, तो A का गुणनखंड क्या होगा, A का एक गुणनखंड आए, A का एक गुणनखंड 3 है कि नहीं है ना? अब यहाँ पे क्या मानोगे, माना कि A बराबर 3m, क्या मानेंगे, 3m, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से बताओ तो A बराबर 3m है, तो समीकरण 1 तुम्हारा कितना है, 3B स्क्वायर बराबर A स्क्वायर, 3B स्क्वायर बराबर A स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान दो, यह तुम्हारा फर्स्ट इक्वेशन है। बहुत बॉस की तरह घूम रहा है, हम समझा रहे हैं तुम घूम रहा है, बैठो जल्दी, कल बनवाएंगे ना तो पता चलेगा तुमको। 3B स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर है। अब बताओ 3B स्क्वायर, A का वैल्यू कितना रखेंगे, 3m इसमें प्रतिस्थापित कर देंगे तो तुम्हारा हो जाएगा 3B स्क्वायर इज इक्वल टू 9m स्क्वायर, कट जाएगा 3 तिहाई, B स्क्वायर बराबर 3m स्क्वायर आ गया। अब बताओ B स्क्वायर गुना 3 है, इधर जाके बटा 3 इज इक्वल टू m स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको हम पहले ही समझा चुके हैं, यहाँ पे केवल हम लिखेंगे, देखो क्या लिखेंगे कि 3 एक अभाज्य संख्या है, सही कह रहे हो, 3 एक अभाज्य संख्या है, ठीक है, और 3 विभाजित कर रहा है B स्क्वायर को, इसीलिए 3B को भी विभाजित करेगा, तो क्या लिखेंगे, 3 का एक गुणनखंड क्या है, B का एक गुणनखंड 3 है, B का एक गुणनखंड 3 है। इसके बाद क्या लिखोगे, अतः A और B का, A में भी 3 आ गया है और B में भी क्या आ गया है, 3 आ गया है, अतः A और B का उभयनिष्ठ गुणनखंड A और B का कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। लिख लेगा ना। यह लेकिन विरोधाभास यह है कि A और B के पास एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। नीचे क्या लिखेंगे, लेकिन विरोधाभास यहाँ हो ना रहा है, A या B तो सहअभाज्य है, एक है, लेकिन
विरोधाभास क्या है? यह है कि क्या है बताएगा? ए और बी के पास एक के अतिरिक्त, एक के क्या लिखेंगे? अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। सेम टू सेम वही है, बस भाषा तुम क्या करना, प्रैक्टिस कर लेना लिखने का, सब में ना लिखना है, ठीक है? तो इसको प्रैक्टिस करना होगा। लेकिन विरोधाभास यह है कि ए और बी के पास एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। लास्ट में क्या लिखोगे कि इस प्रकार √3 एक अपरिमेय संख्या है। यह कथन क्या है? गलत है। इस प्रकार √3 एक परिमेय ना, अपरिमेय बोला गया है। √3 एक परिमेय संख्या है। यह कथन क्या है? यह कथन गलत है। अतः √3 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। और नीचे लिख देना प्रूव्ड। इतना लिखेगा ना तो किसी में ही दम नहीं होगा, ठीक है, उसको गलत करने का। लेकिन अगर शॉर्टकट मेथड बनाएगा तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। एगो टीचर का था, क्या किया था, वो अपना मेथडवा शॉर्टकट मेथडवा बना दिया था और लिख दिया था कि कोई माई का लाल इसको काट नहीं सकता है, ठीक है? वह एक्शन जंक्शन एज है। अब हम उसको बोले कि दुनिया का हर एक व्यक्ति अपने माँ का लाल होता है, हम भी अपने माँ का लाल है, तुम भी अपने माँ का लाल हो का? अगर तुम नहीं हो तो बताओ। वो लिख दिया था शॉर्टकट मेथड बना के कि कोई माई का लाल इसको नहीं काट सकता है। भाई गलती है तो काहे नहीं काटेगा कोई? अब माँ पे चला गया है, वो थोड़ा उठपटांग है।